A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. You know very well in the last few videos we discussed the chapter number 7, accounting for share capital issue and forfeiture. In this chapter, we discussed a very important topic of class 12, that is forfeiture of share and their reissue. What is this concept? Forfeiture of share means, what is the meaning of forfeiture of share? When a shareholder fails to pay any installment due from him to the company has an option to forfeit its share. So, company adopt the option of forfeiting his share. The director are empowered by the articles to forfeit shares of the company's shares of the shareholder which amount remain unpaid. And you know very well the effect of forfeited shares is that the name of defaulting shareholder will be struck off from the register of the members. An allotment on such share will be cancelled and the amount received on these share will be forfeited by the company. Basically you know very well forfeited का मतलब क्या होता है, जब सपोज शेयर होल्डर्स को टाइमली पे करना था अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा और शेयर होल्डर टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता, तो जब शेयर होल्डर अनेबल टू पे द allotment money or calls money on time, so in this situation company have an option to forfeit the share of the shareholder. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरफिटर ऑफ शेयर? फॉरफिटर ऑफ शेयर का इफेक्ट ये होता है कि जो डिफॉल्ट शेयर होल्डर है, यानी जिसके नाम पे शेयर है, अगर उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल्स नहीं दिया, तो कंपनी जब उनके शेयर को फॉरफिट करती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेयर होल्डर्स की जो नेम है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में, क्योंकि वो मेंबर है कंपनी का, तो उस रजिस्टर में से उसके नाम को हटा दिया जाता है, यानी कि अब उसको उस शेयर्स पे जो मिलने वाला डिविडेंड है, जो रिटर्न है, वो अब उस शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है, अलॉटमेंट ऑन सच शेयर विल बी कैंसिल, यानी उस शेयर का जो अलॉटमेंट है लेटर होता है या शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको भी कैंसिल कर दिया जाता है। एंड द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर, यानी अब तक उस शेयर पे जितना भी पैसा कंपनी को रिसीव हुआ होगा वो पैसा भी कंपनी फॉरफीट कर लेगी। यानी ऐसा नहीं है कि फॉरफीचर हुआ, सपोज अगर 10 रुपए का शेयर है, आपने 5 रुपए दिया है, 5 रुपए नहीं दिया है, तो 5 रुपए नहीं देने के कारण कंपनी ने आपके शेयर को फॉरफीट कर लिया। तो जो 5 रुपए आपने दिया है, ऐसा नहीं कंपनी आपको रिटर्न करेगी, कंपनी उस 5 रुपए को अपने पास रख लेगी, यू नो वेरी वेल। और इसके लिए वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करती है? फॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर विल बी फॉरफिटेड बाय कंपनी and maintain a separate account for such amount. This is called share forfeiture account. And in the last video we also discussed the accounting treatment of the forfeited of share, you know very well. Firstly we can see that before the forfeited of the share, यानी कि भी शेयर को फॉरफिट करने से पहले कंपनी ये देखती है कि such share will be issued at par और such share will be issued at premium, यानी जो शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है, कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखती है कि वो शेयर किस पे इशू हुआ है, पार पे इशू है कि प्रीमियम पे इशू है। अगर वो शेयर पार पे इशू हुआ है तो जनरल एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, एंड इन केस ऑफ व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, सो द जनरल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। एंड द नंबर सेकेंड सिचुएशन इज दैट, कि दूसरी सिचुएशन ये होती है कि when such share are issued at premium, सपोज हम ऐसे शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जो पहले प्रीमियम पे इशू हुआ होगा, तो इस सिचुएशन पे यू नो वेरी वेल, इन दिस सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फोकस ऑन द प्रीमियम वैल्यू, यानी जब कोई शेयर ऑलरेडी प्रीमियम पे इशू है तो पहले हम उसके प्रीमियम वैल्यू पे फोकस करेंगे कि ऑन सच शेयर प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड और ऑन सच शेयर प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम का पैसा मिला है, सपोज शेयर आपने 10 रुपए का था, 12 रुपए में इशू किया है, और आपको जितना पैसा अभी तक मिला है उसमें प्रीमियम मिल चुका है, और जितना पैसा नहीं मिला है उसमें प्रीमियम का कोई अमाउंट इंक्लूड नहीं है, तो सिचुएशन में एंट्रीज विल बी सेम एज द केस नंबर 1। द एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया। एंड नंबर 2, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, सपोज अगर हम ऐसे शेयर को फॉरफिट करें जो प्रीमियम पे इशू हुआ है, और फॉरफीचर क्यों होता है? ड्यू टू द कॉल्स इन एरियर,
और कॉल सिनेरियो में ऐसी अमाउंट भी इंक्लूड है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, ठीक है। यानी आपको जो एरियर हुआ है उसमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला है। सपोज 10 रुपए का शेयर है, आपने 12 में इशू किया, तो 12 रुपए में अगर आपने 7 रुपए दिया है, 5 रुपए नहीं दिया है, और 5 रुपए में वो 2 रुपए भी शामिल है जो प्रीमियम का है, सो सिचुएशन में यू विल पास द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग ऑन फॉरफीचर ऑफ द शेयर, दैट इज एंट्री विल बी share capital account debit to share capital account debit security premium reserve account debit to share cap forfeiture to call scenario। और अगर कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो इस सिचुएशन में एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स। So it is a very basically and very common entry, and as all these entries will be we already discussed in the last video. So now we will move to the next part, that is the reissue of the share. You know very well, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्या करती है, शेयर को फॉरफीट करती है। फॉरफीट करने का मतलब है जैसे सपोज अगर आपसे कंपनी ने 10 रुपीज मांगा और आपने 5 रुपीज दिया, 5 रुपीज नहीं दिया, तो कंपनी जो इतना पैसा आपने नहीं दिया उसके कारण कंपनी ने आपके शेयर को फॉरफीट कर लिया। सो पहले फॉरफीचर होगा, एंड अब कंपनी क्या उस शेयर को रखेगी अपने पास? नहीं, जरूरी नहीं है। कंपनी ने उस शेयर को फॉरफीट किया, कंपनी के पास ये राइट है कि वो शेयर किसी और को भी रीइश्यू कर सकती है, किसी और को सेल कर सकती है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से आफ्टर द कॉल सिनेरियो कंपनी हैव टू राइट टू फॉरफीट द सच शेयर, and after the forfeiture of the share company have also a right to reissue such share। यानी कंपनी के पास ये भी राइट है कि वो शेयर को रीइश्यू भी कर सकती है। सो टुडेज इज टॉपिक इज रीइश्यू ऑफ द शेयर, यानी कंपनी पहले फॉरफीट करेगी, फिर उसके बाद उसको रीइश्यू करेगी। तो रीइश्यू के टाइम कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी, आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर। सो लेट्स डिस्कस इट। So the next topic is reissue of forfeited share. What is the meaning of reissue of the forfeited share? The forfeited share can be reissued by the company. It means the forfeited share can be resold by the company to the another shareholder. Such share may be issued at par, at premium or at discount. ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि इशू ऑफ शेयर जो है वो पार पे ही होता है और प्रीमियम पे भी होता है। At the beginning of this chapter you can see that कि हम लोग शेयर को दो तरह से इशू कर सकते थे। फर्स्ट, शेयर इशूड एट पार, एंड नंबर 2, शेयर इशूड एट प्रीमियम। ओके, बट व्हेन अ कंपनी रीइशूड द फॉरफीटेड शेयर, सो इन दिस सिचुएशन कंपनी हैव अ 3 ऑप्शन। कंपनी रीइशूड शेयर एट पार और एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। बट उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है, उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो टर्म हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टर्म क्या है, वो टर्म पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखिए बेसिकली क्या है, कंपनी के सामने पहले फॉरफीचर की कंडीशन होती है। ओके, सो कंपनी पहले क्या करती है, शेयर इशू करती है। इशू किस पे कर सकती है? एट पार पे कर सकती है और एट प्रीमियम पे कर सकती है। ठीक, यानी कंपनी ने पहले शेयर इशू किया पार पे या फिर प्रीमियम पे, एंड देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल, उसने पार पे इशू किया या प्रीमियम पे इशू किया तो उस पर पहले एप्लीकेशन देखेगी, अलॉटमेंट देखेगी एंड कॉल्स देखेगी। यानी जब कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी इशूड इट शेयर एट पार और एट प्रीमियम, देयर आफ्टर ही कॉल्ड द एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल्स मनी, एंड देयर आफ्टर कुछ शेयर्स पे ऐसा होगा कि उसे फेस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्स इन एरिया। ड्यू टू द कॉल्स इन एरिया, यू नो वेरी वेल, कंपनी क्या करेगी, कुछ शेयर को फॉरफीट कर लेगी। दिस इज कॉल्ड द फॉरफीचर ऑफ शेयर। सर बहुत इजी है, फॉरफीट कर लेगी। फॉरफीट करते समय जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो वी कैन फोकस्ड ऑन दिस कि शेयर पार पे इशू हुआ है कि प्रीमियम पे इशू हुआ है। और अगर शेयर पार पे इशू हुआ है तो एंट्रीज अलग होंगी, और अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ है तब हम देखेंगे कि शेयर जो प्रीमियम पे इशू हुआ है उस पर प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। यानी when you passing the entries related to the forfeiture, so first of all you can see that कि शेयर पार पे इशू है कि प्रीमियम पे इशू है। पार पे इशू है तो एंट्रीज क्या होंगी, यू नो वेरी वेल। प्रीमियम पे इशू है तो आप फिर सोचोगे कि प्रीमियम का पैसा मिला है कि नहीं मिला है। यानी फॉर ऑन सच शेयर प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, has been received or has not been received. Okay, after the forfeiture of the share, you know very well, company have a right
टू री इशू ऑफ सच शेयर, मनी मीन्स कंपनी उस शेयर को री इशू कर सकती है। बट यू नो वेरी वेल, कंपनी ने शेयर इशू किस पे किया था, पार पे और या फिर प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे आपने नहीं देखा है। बट जब कंपनी शेयर री इशू करती है तो कंपनी के पास एक राइट ये भी हो जाता है कि वो री इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट भी कर सकती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू कि कंपनी कैन री इशू इट्स forfeited share at par or at premium or at discount. But you know very well कि शेयर इशू किस पे होता था, पार पे और प्रीमियम पे। बट शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता था, लेकिन री इशू होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगली लाइन पढ़िए, बट व्हेन दीज शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, बट व्हेन दीज शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑलरेडी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट। यानी कि डिस्काउंट की वैल्यू कभी भी आपके फॉरफीटेड शेयर अकाउंट के वैल्यू से ज्यादा नहीं होगी। अब ये क्या तरीका है, ये क्या बात है, मुझे नहीं समझ। देखिए मैं आपको बेसिकली बताता हूं। सपोज कंपनी ने 100 शेयर थे और वो 100 रुपए के शेयर थे 10 रुपए के, सपोज मान लो, ठीक है। सपोज कंपनी हैव अ 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन था 5, अलॉटमेंट था 3 एंड कॉस्ट था 2। ठीक, क्या हुआ कि बंदे ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया और आपने उस शेयर को फॉरफीट कर लिया। सर फॉरफीट कर लिया, एंट्री पता है क्या होती है? यस, शेयर किस पे इशू है, पार पे। जब शेयर पार पे इशू होता है तो यू नो वेरी वेल एंट्री क्या पास होती है? सर इट इज वेरी इजी, एंट्रीज होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। अब कैपिटल में क्या लिखते हैं? जितना पैसा अभी तक हमने मांगा है, कॉल्ड अप किया, कितना पैसा कॉल्ड अप किया है? 100 शेयर पे 10 रुपीज कॉल्ड अप किया, यानी 1000 रुपीज। फॉरफीचर में क्या लिखते हैं? जितना पैसा अभी तक मिला है, यानी ये मेरा फायदा है। शेयर को फॉरफीट करते वक्त कंपनी को फायदा कितना होगा? जितना शेयर उस पर मिल चुका होगा, जितना पैसा उसमें मिल चुका होगा, क्योंकि कंपनी के पास शेयर भी वापस आ रहा है और जो पैसा ऑलरेडी उस शेयर होल्डर ने दे दिया, कितना दे दिया? 5 + 3 8 रुपीज दे दिया है। 8 रुपीज एक शेयर पे, तो 100 शेयर पे कितना रुपीज मिला होगा? 800। कितना शेयर नहीं मिला था, कितना रुपीज नहीं मिला था? 200। यानी यू कैन सी दैट कंपनी ने 200 रुपए नहीं मिला, इसलिए उसने 1000 रुपए का शेयर फॉरफीट कर लिया। यू कैन सी दैट कंपनी को 200 रुपए का एरियर हुआ था, कॉल्स का पैसा नहीं मिला था, दैट्स वाई कंपनी फॉरफिटेड 1000 रुपीज का शेयर, यानी 1000 रुपए का शेयर इसलिए फॉरफिट कर लिया क्योंकि 200 रुपए नहीं मिला था। सो यू कैन सी दैट कि कंपनी को उस फॉरफीचर पे फायदा कितना हुआ? 800 रुपए, यानी शेयर भी वापस आ गया, शेयर भी रिटर्न आ गया और पैसा भी आ गया। तो जब कंपनी इस शेयर को फिर से रीइश्यू करेगी तो पार पे अगर कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिस्काउंट पे रीइश्यू करेगी तो वो 800 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं होगा। यानी व्हेन एनी कंपनी रीइश्यूड सच शेयर, यानी ये शेयर जब रीइश्यू करेगी, सपोज किसी और को दे रही है, ठीक है, जब रीइश्यू कर रही है तो वो शेयर पे डिस्काउंट की वैल्यू कभी 800 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये तो आप समझ ही रहे होगे। हाँ सर, अब समझ में आया। फैक्ट इज दैट कि जब कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया तो उसे 800 रुपए का फायदा हुआ। जब उसी शेयर को कंपनी रीइश्यू करेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस बियर कर सकती है? कंपनी सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए तक का लॉस बियर कर सकती है इन टोटलिटी, एंड पर शेयर के हिसाब से देखो तो 8 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट बियर नहीं कर सकती। एक शेयर पे 8 रुपए का और टोटल में 800 रुपए का, यानी अगर 100 रुपए का देखो, 100 शेयर का देखो तो 800 रुपए, एक शेयर का देखो तो 8 रुपए, यानी कंपनी एक शेयर पे 8 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे सकती। वही अगली लाइन लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मस्ट नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑलरेडी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ फॉरफीचर शेयर अकाउंट। इस 800 रुपए से ज्यादा का वो लॉस बियर नहीं कर सकती एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफीटेड शेयर एट डिस्काउंट। फैक्ट समझ में आया? इसीलिए रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पे पॉसिबल है। क्योंकि डिस्काउंट पे पॉसिबल इसलिए क्योंकि कंपनी के पास एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब कंपनी ने शेयर को फॉरफीट किया होगा तो कंपनी के पास ऑलरेडी
फायदा हुआ होगा तो कंपनी उस शेयर को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। कितने वैल्यू तक डिस्काउंट पर इशू कर सकती है? जितने वैल्यू तक उसके पास फायदा है, जितने वैल्यू तक उसके पास फॉरफीचर के टाइम प्रॉफिट हुआ था तो उतना वो रीशू के टाइम एडजस्ट कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं रीशू कर सकती, उससे ज्यादा डिस्काउंट बियर नहीं कर सकती है। ये इट इज वेरी क्लियर गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013। सर अब समझ में आ गया? ओके, सो इन केस ऑफ रीशू एंट्रीज क्या क्या होंगी, लेट्स बी डिस्कस इट इन केस ऑफ रीशू। So in case of reissue of forfeited share, what general entry will be passed? So let's we discuss it. General entries for reissue of forfeited share, यानी कि जो शेयर फॉरफीट हुआ है अगर उसको हम रीइश्यू करते हैं तो क्या क्या जनरल एंट्री पास कर सकते हैं? सो यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली थ्री सिचुएशन। ओके, रीइश्यू की एंट्री हम रीइश्यू किस पे कर सकते हैं? एट पार पे रीइश्यू कर सकते हैं, उसी शेयर को एट प्रीमियम पे रीइश्यू कर सकते हैं, और उसी शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हैं। बट मैंने अभी समझाया कि वो डिस्काउंट की वैल्यू फॉरफीटेड अकाउंट से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि जब फॉरफीचर किए होंगे उस टाइम जितना फायदा हुआ होगा उससे ज्यादा का डिस्काउंट हम बेयर नहीं कर सकते बेसिकली। सो पार पे अगर हम रीइश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है? प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी, बैंक अकाउंट डेबिट to share capital when any share reissued at par, so the entry will be bank account debit to share capital. Entry you know, narration you know very well, forfeited share reissued। और जब प्रीमियम पर इशू करेगी तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, अब नाउ जब उसी शेयर को किस पे इशू करेगी? डिस्काउंट पे, सो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक, अब आप यहीं देखो पार पे है तो 100 का शेयर कितने पे इशू का? 100 पे। यहां पे 100 रुपए का शेयर है तो कितने पे इशू होगा? 120 पे। तो यू कैन सी दैट 100 का शेयर गया और 100 रुपए आ भी गया। ठीक, इज दैट क्लियर? और जब हम 100 का शेयर 120 में दे रहे हैं तो पैसा कितना आएगा? 120 रुपए। शेयर कितने का जा रहा है? 100 रुपए। बाकी 20 रुपए किससे एडजस्ट होगा? प्रीमियम से। तो यहां तक अमाउंट तो क्लियर है। अब मैं डिस्काउंट के लिए समझाना चाह रहा था, ये तो आपके लिए इजी है क्योंकि आपने डिस्काउंट की सिचुएशन नहीं पढ़ी। जब डिस्काउंट पे आप शेयर इशू करोगे तो यू कैन सी दैट शेयर तो गया 100 रुपए का, मान लो आपने 90 रुपए में इशू किया, यानी 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में, यही तो मतलब हुआ डिस्काउंट का। तो आपने 90 रुपए में इशू किया तो 90 रुपए आया, बाकी 10 रुपए किससे एडजस्ट होगा? मैंने क्या बताया, आप कंपनी जब भी कोई शेयर रीइश्यू करती है डिस्काउंट पे तो वो लॉस किससे एडजस्ट होता है? वो लॉस एडजस्ट होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, क्योंकि फॉरफीचर के टाइम यू नो वेरी वेल कि आपके पास ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट अवेलेबल होता है, यानी फॉरफीचर जब करते हो तो आपको प्रॉफिट होती है। तो जब आप उसी शेयर को रीइश्यू करोगे और रीइश्यू में कोई लॉस है, कोई डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट कहां से एडजस्ट करोगे? इट इज अ वेरी कॉमन सेंस थिंग, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। सर जब हम शेयर फॉरफीट किए थे तो हमें फायदा हुआ था, अब जब शेयर उसको रीइश्यू कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, तो उस फायदे को इस लॉस को उस फायदे से क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो उस फायदे का नाम क्या था? उस फायदे का नाम था शेयर फॉरफीचर। वहां शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ था बिकॉज इट इज अ इनकम, या कह लो इट इज अ प्रॉफिट। ड्यू टू दिस थिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। बट यहां आप उसी फायदे को उस इनकम को आप क्या कर रहे हो? जनरेट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। सो यहां पे आपका यही फॉरफीचर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। हाँ सर अब समझ में आया। ठीक, सो एंट्री विल बी when any share reissued at discount, so in this situation the entry will be passed bank account debit share forfeiture account debit to share capital। सर फॉरफीचर तो समझ में आ गया, रीइश्यू भी समझ में आ गया, क्या इसके बाद भी कोई जनरल एंट्री है? यस, ये एंट्रीज कह लो इंप्लाइड जनरल एंट्रीज है। अगर ये एंट्री आपने नहीं पास की, सपोज आपका फॉरफीचर और रीइश्यू इनकम्प्लीट है,
बिकॉज ऑफ दीज जनरल एंट्री, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इशू किया पार पे प्रीमियम पे, देर आफ्टर कॉल्स इन एरियर आया जिसके कारण आपने शेयर को फॉरफीट किया। फॉरफीट की डिफरेंट सिचुएशन है, आपने शेयर को फॉरफीट कर लिया। फॉरफीट करने के बाद आपने शेयर को रीइशू किया, और रीइशू करने में भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, पार पे किया, प्रीमियम पे किया कि डिस्काउंट पे किया। एंड देयर आफ्टर द रीइशू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, आफ्टर द रीइशू ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, क्या कोई जनरल एंट्री होगी? यस, वो जनरल एंट्री क्या होगी? प्लीज वॉच केयरफुली। आफ्टर reissue of forfeited शेयर, यानी फॉरफीटेड शेयर को रीइशू करने के बाद बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट, कौन से अकाउंट में? जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। जब आपने फॉरफीट किया तो आप फॉरफीट किया, सिंपल केस का ही फॉरफीचर देख लो, तो एंट्री क्या किया? शेयर कैपिटल। सिंपल सिचुएशन में ही देख लो, क्या एंट्री पास करते हो फॉरफीचर के टाइम? शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सीनियर, यानी वहां पे आपको फॉरफीचर इनकम हुई। इनकम कमाने के बाद आपने क्या किया? सर इनकम कमाने के बाद फिर हमने शेयर को रीइशू किया। रीइशू किया तो आपको क्या हुआ? पार हुआ, प्रीमियम हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डिस्काउंट हुआ तो उस प्रॉफिट को और यहाँ पे होने वाले लॉस को उस प्रॉफिट से, जो फॉरफीचर के टाइम प्रॉफिट हुआ था, उसको एडजस्ट करने के बाद हो सकता है आपके फॉरफीचर अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा हो। सपोज फॉरफीचर के टाइम आपके पास प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, और रीइशू के टाइम आपने जब डिस्काउंट पर शेयर रीइशू किया तो आपका 50 रुपए खर्च हो गया, 50 रुपए एडजस्ट हो गया, बचा कितना है? 50 रुपए। यानी इट मीन्स आफ्टर द रीइशू ऑफ द फॉरफीचर शेयर, फॉरफीटेड शेयर, बैलेंस इन फॉरफीचर अकाउंट, जो फॉरफीचर अकाउंट आपका था उसमें अगर कोई बैलेंस है तो उस बैलेंस को आप लोग कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व। बाय? बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। वहां कैपिटल प्रॉफिट हुआ था एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ द शेयर, यू अर्न अ कैपिटल प्रॉफिट, कंपनी अर्न अ कैपिटल प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ रीइशू ऑफ फॉरफीटेड शेयर एट डिस्काउंट, कंपनी एडजस्ट द कैपिटल लॉसेस अगेंस्ट द कैपिटल प्रॉफिट। याद देख रहे हो, यहाँ कैपिटल लॉस हो रहा है, वहां कैपिटल प्रॉफिट हुआ था, तो कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट कर दिया। फिर कुछ पैसा बचा है तो यू नो वेरी वेल कैपिटल रिजर्व में क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल कैपिटल रिजर्व मीन्स एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, यानी कोई भी रिजर्व जिसको हम किससे क्रिएट करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। सो द एंट्री विल बी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी शेयर को फॉरफीट करने के बाद फिर रीइशू करते हैं। रीइशू के बाद अगर कोई फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस है तो उस बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बट ये एंट्री तभी होगी जब शेयर का रीइशू होगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में फॉरफीचर तक दिया है, रीइशू नहीं दिया है, तो जितना फॉरफीचर है सब कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नहीं, शेयर जब तक रीइशू नहीं हो जाएगा, जब तक शेयर रीइशू नहीं हो जाएगा तब तक आप शेयर के फॉरफीचर अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे। ये भी बात याद रखिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा मुझे याद आ गया। सपोज आपने शेयर फॉरफीट किया 100 शेयर, रीइशू किया आपने 50 शेयर, ठीक है? तो आपने यू कैन सी डेट आपने फॉरफीट तो 100 शेयर किया, रीइशू तो 50 शेयर किया, तो कैपिटल रिजर्व में कितने शेयर का फॉरफीचर जाएगा? सिर्फ 50 शेयर का, जो रीइशू हो चुका है। यानी जिस शेयर को हम रीइशू कर चुके हैं उसी से रिलेटेड फॉरफीचर का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाता है, क्योंकि बाकी 50 शेयर का पैसा अभी बचा हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर उसे हम रीइशू करेंगे तो उस समय हमें कितना लॉस होगा उसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, हम हो सकता है कि 100 में से 50 शेयर कम डिस्काउंट पे इशू करें और बाकी 50 शेयर हम हैवी डिस्काउंट पे इशू कर दें। सो जब हम उस शेयर को, बाकी बचे हुए 50 शेयर को जब फ्यूचर में मार्केट में रीइशू करेंगे, तो जब हमें डिस्काउंट पे रीइशू करना पड़ेगा तो उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए ना। सो प्लीज लिसन केयरफुली and it is very important line for you. It should be carefully noted that if
all the forfeited share not be reissued, only that proportion of share forfeiture account which belongs to share reissued should be transferred to capital reserve account. ये बात याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, listen carefully. It should be carefully noted that if all the forfeited shares are not reissued, only that proportion of share forfeiture account which belongs to the reissued share should be transferred to the capital reserve account. यानी इस capital reserve account में सिर्फ उतने ही का फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस जाएगा जितना शेयर इशू हो चुका है. जैसे 100 शेयर में से 50 शेयर इशू कर चुके हैं, इसको हम थोड़ा और कर दें, 60 शेयर इशू कर सकते हैं. तो सिर्फ 60 शेयर से रिलेटेड फॉरफीचर अमाउंट ही आपकी कैपिटल रिजर्व में जाएगी. ओके अब बाकी केस में तो यू नो वेरी वेल, 100 शेयर फॉरफीट किया, 100 शेयर इशू किया, तो 100 शेयर का जो बैलेंस बचा हुआ है फॉरफीचर का वो पूरा जाएगा कैपिटल रिजर्व में. लेकिन इन केस ऑफ यू नो वेरी वेल, जब आप रीइशू शेयर कम करते हो, फॉरफीटेड ज्यादा करते हो, यानी व्हेन यू रीइशूड द पार्ट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, व्हेन यू रीइशूड द पार्ट ऑफ द फॉरफीटेड शेयर, तो वहां कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की अमाउंट चेंज हो जाती है. ये कैसे होती है, कब होती है, जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम उस दिन उस पर डिस्कशन करेंगे. So please note down all the things in your copy and please note down this thing. एक बार मैं फिर से लाइन रिपीट कर देता हूँ, ऑडियो को आराम से सुन के उसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में. द इम्पॉर्टेंट लाइन आफ्टर दिस थिंग, आफ्टर दिस journal entry, firstly you pass all the journal entries in your copy and thereafter please note down the one line in your copy, in your notebook, that is, it should be carefully noted that, it should be carefully noted that if all the forfeited share are not reissued, only that proportion of share forfeiture account which belongs to reissued share should be transferred to capital reserve account. Okay? Okay, sir. So at the end of this video, let's we solve the one practical problem, and one as well as the one practical problem is homework for you for your revision. So you can see that illustration number 28, past necessary journal entries in the books of Raman Limited for the following transaction. इसमें दो ट्रांजेक्शन है, मैं एक ट्रांजेक्शन को सॉल्व करूंगा और दूसरा ट्रांजेक्शन आपके लिए होमवर्क रहेगा. द फर्स्ट वन, 400 इक्विटी शेयर each issued were forfeited for non-payment of final call of ₹20 per share. यानी 400 इक्विटी शेयर थे जो 100 रुपए पे इशूड थे, यानी पार पे इशूड थे, 100 का शेयर था, 100 पे इशूड था, उसे आपने फॉरफीट कर लिया. क्यों फॉरफीट कर लिया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्लियरली करना क्या है, फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, रीइशू की एंट्री पास करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में फॉरफीचर बताया, देयर आफ्टर रीइशू बताया. सो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन, लेट्स वी सॉल्व इट. 400 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए में रीइशूड थे, उसको फॉरफीट किया. क्यों फॉरफीट किया? फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल, जिसमें फाइनल कॉल आपको नहीं मिला. कितने रुपए? 20 रुपए पर शेयर के. द फॉरफीटेड शेयर वे रीइशूड फॉर 38,000 फुली पेड अप, तो आपने उस शेयर को फिर रीइशूड कर दिया. तो चलिए पहले फॉरफीचर की एंट्री पास करते हैं. तो यू नो वेरी वेल फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी. सो फर्स्टली बिफोर द पासिंग ऑफ द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द फॉरफीचर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि शेयर किस पे रीइशूड है, सॉरी किस पे इशूड है, पार पे. तो पार पे जब कोई शेयर इशूड है उसको फॉरफीट करते हैं, तो एंट्री क्या होती है जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर. बहुत ही सिंपल सी जनरल एंट्री. शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं, जितना पैसा हमने मांगा, कितने, हाउ मेनी शेयर हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं, द 400 शेयर विल बी फॉरफीटेड बाय द कंपनी. और अभी तक उसमें कितने कॉल्ड किए गए, 100 रुपीज, क्योंकि आप देख रहे हो 100 रुपीज पे इशूड है तो 100 रुपीज हमने कॉल्ड अप किए होंगे, तो कितने टोटल वैल्यू कॉल्ड अप किए होंगे, 40,000. फॉरफीचर में क्या लिखते हैं, जितना पैसा मिला, ये तो नहीं पता कितना मिला, लेकिन हाँ इतना पता है, कॉल्स इन एरियर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फाइनल कॉल. फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, कितना रुपीज नहीं मिला, 20, यानी 400 शेयर पे 20 रुपीज नहीं मिला, यानी कि आपको 8,000 नहीं मिला. तो यू कैन सी दैट 40,000 में से 8,000 नहीं मिला है, तो आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको पता है कितना तब मिला होगा सर, 32,000. सो यू कैन सी दैट कंपनी ने मांगे 40,000, कितने मिल गए, 32,000, कितना नहीं मिला, 8,000.
नाउ कंपनी ने उस शेयर को रीइश्यू कर दिया, इसी शेयर को फिर से रीइश्यू कर दिया। कितने में रीइश्यू किया? 38,000 में। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आप देखो कितने का शेयर आपने फॉरफीट किया? 40,000। तो आपने जाहिर सी बात है जब फॉरफीटेड शेयर आप रीइश्यू कर रहे हो तो उसमें ऐसा तो बोल लेना है कि आप पूरा कर रहे हो, आधा कर रहे हो कि कम कर रहे हो। तो यू नो वेरी वेल आप तो पूरा रीइश्यू करोगे। तो शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? 40,000। आपने 40,000 का शेयर रीइश्यू किया। कितने में रीइश्यू किया? सर 38,000 में रीइश्यू किया। ओके, सो ज्यादा मिला कि कम मिला? सर 40,000 का रीइश्यू किया, मिला है पैसा 38,000। तो बाकी 2,000 डिस्काउंट तो हो गया। और डिस्काउंट के केस में आप किससे एडजस्ट करते हो पैसा? फॉरफीचर अकाउंट। यानी जब फॉरफीचर किया तो फायदा कितना हुआ? 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज। जब उसी शेयर को रीइश्यू किया तो आपने एडजस्ट कितना कर दिया? लॉस को 2,000। अब आपके पास कितना पैसा बचा है फॉरफीचर का? 30,000। कहां जाएगा 30,000? सर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आज एक क्वेश्चन आपके लिए लिया भी था एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाता तो शायद आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। दैट्स वाई मैंने इस छोटे से क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ओके, सो यू कैन सी दैट फर्स्टली वी फॉरफीट द शेयर, देयर आफ्टर वी रीशूट द शेयर। 40,000 का शेयर 38,000 में कितना लॉस बियर करना पड़ा? 2,000। तो 32,000 प्रॉफिट हुआ था फॉर फ्यूचर पे, उसको 2,000 रीइश्यू पे एडजस्ट कर दिया। बाकी पैसा 30,000 हमारा कहां चला गया? कैपिटल सब में। बिकॉज इस क्वेश्चन में हमने फॉरफीट भी 400 शेयर किया है, रीइश्यू भी 400 किया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि हमने ज्यादा किया है कि कम किया है। तो जाहिर सी बात है हम यही मान के चलेंगे कि हमने सारे शेयर फॉरफीट सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, क्योंकि सेकंड लाइन क्लियरली कह रही है द फॉरफीटेड शेयर वेर रीइश्यूड फॉर 38,000 फुली पेड। और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब अगला क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। सो आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी एंड प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, द पॉइंट नंबर 2 300 इक्विटी शेयर वाला। सो आपको सॉल्व करना है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन इन योर बुक। ओके, so I hope today we cleared all the doubts and all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही। Thank you. Thanks a lot.